Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, chapter number 10, that is international business. In the last chapter, we had discussed the internal trade. Internal trade is that trade in which business is business trading. Trading, that means buying and selling, is within the geographical limit of country, that is known as internal trade. There are two types of trade. First one is internal trade and second is external trade. तो इंटरनल ट्रेड तो क्लियर है सबको, जो विद इन द जियोग्राफिकल लिमिट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल ट्रेड, जो लास्ट चैप्टर में हमने इसको पूरी तरह से डिस्कस किया. नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल ट्रेड? एक्सटर्नल ट्रेड इज आल्सो नोन एज इंटरनेशनल बिजनेस और एक्सटर्नल ट्रेड. इट इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल ट्रेड. अब एक्सटर्नल ट्रेड इंटरनेशनल बिजनेस का क्या मतलब हुआ? दैट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज बियॉन्ड द जियोग्राफिकल लिमिट ऑफ कंट्री. जो हमारी कंट्री की जियोग्राफिकल लिमिट के अक्रॉस होता है, दैट इज नॉन एज इंटरनेशनल बिजनेस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज. जब दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल, अगर दो सिटीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली है, दिल्ली और लखनऊ. अब यहाँ पे अगर सेलिंग और परचेजिंग हो रही है तो दैट इज़ नॉट नॉन एज इंटरनेशनल बिजनेस. इंटरनेशनल बिजनेस में टू कंट्रीज़ का इन्वॉल्व होना मस्ट है. ये नहीं कि दो सिटीज़ हैं, वो फार हैं, थोड़ा सा दूर सिचुएटेड है, अगर उनके बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है तो उसको हम इंटरनेशनल बिजनेस कहेंगे नहीं. इंटरनेशनल बिजनेस में टू कंट्रीज़ का, मिनिमम टू कंट्रीज़ का इन्वॉल्व होना मस्ट है. इंटरनेशनल और एक्सटर्नल ट्रेड हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट हमारा होता है एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट क्या होता है? सेलिंग. इट रेफर्स टू सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू फॉरेन कंट्री. ठीक है ना, मतलब अक्रॉस द जियोग्राफिकल लिमिट, अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, दैट इज नॉन एज इंटरनेशनल बिजनेस. जैसे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं इंटरनल ट्रेड में, हम सेल यूज़ करते हैं, तो उसको इंटरनेशनल टर्म में क्या कहा जाता है? एक्सपोर्ट. जब गुड्स हमारी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाती हैं तो उसको एक्सपोर्ट. इम्पोर्ट, हम अगर विद इन द जियोग्राफिकल लिमिट कुछ भी खरीदते हैं तो उसको हम परचेजिंग कहते हैं. और अगर हम अपनी कंट्रीज़ की जियोग्राफिकल लिमिट को क्रॉस करके कुछ भी परचेजिंग करते हैं तो वर्ड हमारा क्या यूज़ होता है? इम्पोर्ट. इट रेफर्स टू बाइंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री, दैट इज नॉन एज इम्पोर्ट. एंट्री पोर्ट बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है. इट रेफर्स टू import of goods not for consumption in home country but for exporting them to another country. हम अपनी कंट्री के लिए गुड्स को परचेज नहीं कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल जापान है, जापान जो है रशिया से गुड्स को परचेज कर रहा है और उसको चाइना को सेल कर रहा है, तो दैट मीन्स कि अपनी कंट्री के लिए नहीं कर रहा है गुड्स की परचेजिंग, वो किसी अनदर कंट्री को एक्सपोर्ट करने के लिए कर रहा है, तो दैट इज नॉन एज एंट्री पोर्ट. नाउ नेचर ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड. अब एक्सटर्नल ट्रेड का नेचर तो यही है कि इन द केस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्री इज मस्ट. बिना दो कंट्री के हमारा एक्सटर्नल ट्रेड नहीं हो सकता. तो हम इसके नेचर को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्रीज. इंटरनेशनल बिजनेस के केस में टू कंट्रीज का इन्वॉल्व होना, मिनिमम टू कंट्रीज का इन्वॉल्व होना मस्ट है. जो इंटरनेशनल बिजनेस है हमारा, वो अक्रॉस द जियोग्राफिकल लिमिट ऑफ कंट्री जब होता है तो उस केस में उसको क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल बिजनेस. अगर दो सिटीज़ हैं, वो हमारा अगर वो थोड़ा सा दूर सिचुएटेड है एक दूसरे से और उनके बीच में किसी भी तरह की कोई ट्रांजेक्शन होती है तो उसको हम इंटरनेशनल बिजनेस नहीं कहेंगे, वो इंटरनल ट्रेड है. इंटरनेशनल मीन्स अक्रॉस द जियोग्राफिकल लिमिट. जब हम अपनी कंट्री, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस करेगी तो उसको हम क्या कहेंगे? इंटरनेशनल बिजनेस. पेमेंट इन फॉरेन करेंसी. अब इंटरनेशनल बिजनेस क्या है कि अदर कंट्री के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं, दैट मीन्स कि जो हम गुड्स वहाँ से इंपोर्ट करेंगे तो उसकी भी पेमेंट हमें फॉरेन करेंसी की फॉर्म में ही करनी है, और जब हम गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे तो उसकी जो पेमेंट हम रिसीव करेंगे, पेमेंट भी हम उसकी फॉरेन करेंसी की फॉर्म में ही रिसीव करेंगे. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. अब हमारा क्या होता है कि जब हम इंटरनल बिजनेस करते हैं, जब हम विद इन द जियोग्राफिकल लिमिट ऑफ कंट्री बिजनेस करते हैं, तो हम अपनी कंट्री की हर चीज़ से अवेयर होते हैं. वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस, वहाँ की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, वहाँ की लैंग्वेज क्या है, वहाँ दैट मीन्स कि हम अपनी कंट्री की हर चीज़ से पूरी तरह से अवेयर होते हैं. हमें हर चीज़ पता है, वहाँ के क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट के क्या लॉज हैं. लेकिन जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, जब हम किसी अनदर कंट्री के साथ बिजनेस करते हैं, तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. वो क्या है? सबसे पहला तो है लीगल प्रोसीजर.
सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो यही है कि जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो उसका बड़ा लेंदी और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। और फर्स्ट जो थिंग है वो ये है कि हमें इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए पहले प्रायर परमिशन गवर्नमेंट से लेनी होगी। गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद यहाँ पर इतना ज़्यादा पेपर वर्क है, इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ हैं, जैसे हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री वर्क बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करने हैं, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना, डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के बाद यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस है, फिर कन्वर्जन कराना, हमें रुपीज़ को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कराना, और अगर हम कुछ वहाँ पे सेल करते हैं तो भी फॉरेन करेंसी में होगा, फिर उस फॉरेन करेंसी को रुपीज़ में कन्वर्ट कराना, रुपीज़ को फॉरेन करेंसी में तो ये बड़ा लेंदी प्रोसीजर है। शिप को बुक करना, तो यहाँ पे जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इन द केस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इज इट क्लियर? यहाँ पे क्या है कि एक लेंदी प्रोसीजर है, यहाँ पे बिल ऑफ लेडिंग है, कस्टम क्लियरेंस है, लाइसेंस लेना है, और गवर्नमेंट के भी इतने ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस हैं कि इसका प्रोसीजर बहुत लेंदी हो जाता है। उसके बाद है रिस्ट्रिक्शंस। अब इंटरनेशनल बिजनेस के केस में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होता है। हमें क्या होता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता है, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो लाइसेंस है वो हमें लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जो रीजनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, वहाँ से इशू होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कुछ चीज़ों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि कुछ प्रोडक्ट हमारे ऐसे हैं जिसे ना हम इंपोर्ट कर सकते हैं ना हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि इंटरनेशनल बिजनेस के केस में गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशंस हैं। हाई रिस्क, डेफिनेटली जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। रिस्क क्यों है? पहली फर्स्ट तो कंडीशन ये है कि गुड्स हमारी बहुत एक लॉन्ग रूट को कवर करके जाती हैं, शिप के थ्रू जा रही हैं या किसी के भी थ्रू जा रही है, तो उसमें हमें होता है कि ड्यूरिंग ट्रांजिट हमें गुड्स का लॉस होने का भी चांसेस रहता है। शिप के थ्रू जा रही है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा रिस्क है, कॉलिजन हो जाना या फिर हमारा सामान ख़राब हो जाना, शिप में पानी आ जाना, इस तरह से भी प्रॉब्लम्स हमारी होती हैं। दूसरा क्या होता है कि जब हम अपने रुपीज़ को फॉरेन करेंसी में या फिर फॉरेन करेंसी को रुपीज़ में कन्वर्ट कराते हैं तो कभी कभी उसका अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है, कभी कभी डिक्रीज़ हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हमें लॉस को सफ़र करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा रिस्की है इंटरनेशनल बिजनेस। कभी ऐसा होता है कि करेंसी का प्राइस बढ़ा है, कभी होता है कि कम हो गया, तो उसकी वजह से भी लॉस सफ़र करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि जो सेलर है जब वो गुड्स को एक्सपोर्ट करता है तो वो मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है। मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी जो होता है वो थोड़ा सा इस रिस्क से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस, डेफिनेटली जब हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में बिजनेस करने के लिए जाएंगे, हर कंट्री की हर किसी की अपनी डिफरेंट लैंग्वेज है और हर कंट्री की लैंग्वेज को समझ पाना ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो जो ट्रेडर्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो लैंग्वेज कन्वर्टर है उसको अपॉइंट करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं समझ पा रहे कि उसका क्या प्राइस है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, किस तरह से पेमेंट करनी है, पेमेंट का क्या प्रोसीजर है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लैंग्वेज कन्वर्टर को अपॉइंट करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी, इंटरनेशनल बिजनेस के केस में क्या है कि हमें इंटरनेशनल बिजनेस में जो पेमेंट करनी है वो भी हमें फॉरेन करेंसी की फॉर्म में ही करनी है, तो उसको अरेंज करना। दैट मीन्स कि अपने रुपीज़ को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कराना, और अगर हमें पेमेंट फॉरेन करेंसी की फॉर्म में रिसीव हुई है तो उसको हमें कैश में भी कन्वर्ट कराना होगा। दीज आर द प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं। तो उसके बाद है हमारा इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड में डिफरेंस क्या है। अब जब हम इंटरनल ट्रेड तो क्या है विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, और एक्सटर्नल ट्रेड हमारा क्या है अक्रॉस द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्री। तो दोनों में हमारा डिफरेंस क्या है, हमारा इंटरनल ट्रेड एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड। जो हमारा इंटरनल ट्रेड है, इंटरनल ट्रेड क्या है विद इन द जियोग्राफिकल लिमिट ऑफ कंट्री, एक्सटर्नल क्या है अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री। कंट्रीज इन्वॉल्व, इंटरनल ट्रेड के केस में वन कंट्री में ही होता है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ वन कंट्री, बट एक्सटर्नल ट्रेड में मिनिमम 2 कंट्रीज का इन्वॉल्व होना मस्ट है, क्योंकि अगर 2 कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं है तो उसको हम एक्सटर्नल ट्रेड नहीं कहेंगे। रिस्क की अगर हम बात करें तो इंटरनल ट्रेड के केस में लेस रिस्क है, बट एक्सटर्नल में रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है, जो अभी हमने प्रॉब्लम्स में डिस्कस किया। करेंसी यूज, इन द केस ऑफ इंटरनल ट्रेड होम करेंसी यूज होगी, एक्सटर्नल में क्या होगा फॉरेन करेंसी यूज होगी। प्रोसीजर इन्वॉल्व, इंटरनल ट्रेड के केस में जो प्रोसीजर है वो हमारा बड़ा स्मॉल प्रोसीजर है, और एक्सटर्नल ट्रेड में क्या है कि प्रोसीजर बड़ा लेंथी है, डॉक्यूमेंट्री जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा है,
मोड ऑफ पेमेंट, अब इंटरनल ट्रेड के केस में जो पेमेंट है वो हम कैश भी कर सकते हैं, अपनी होम करेंसी में कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड में जो पेमेंट होगा वो फॉरेन करेंसी की फॉर्म में ही होगा। इंटरनल ट्रेड में क्या है कि रूल्स रेगुलेशंस हमारे थोड़े से कम है, जो हमारे नेशनल रूल्स रेगुलेशंस है वो फॉलो होंगे, बट इन द केस ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड जो हमारे इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सब फॉलो होंगे। इंटरनल ट्रेड में हमें गुड्स को अगर सेल परचेज करना है तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में हम बस है, रेलवे है, इन सारी चीज़ों से हम गुड्स की ट्रांसपोर्ट एज ए ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, बट इन द केस ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड हम इसमें किससे शिप के थ्रू ही जो गुड्स हैं उनको हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीज़न फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। क्यों हम इंटरनेशनल, जब हमें इंटरनेशनल बिजनेस में इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है तो क्यों हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, इसके कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट है कि कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है कि जो इक्वली और एकदम चीप रेट पे सारे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सके, उसे दूसरी कंट्री पे डिपेंड रहना ही है। अगर डिपेंडेंसी ना हो तो हर कंट्री अपने ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। और दूसरी चीज़ जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ जगह कुछ नेचुरल रिसोर्स बेटर है, कुछ जगह कुछ, इसकी वजह से भी हमें इंटरनेशनल बिजनेस करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स लाइक लैंड है, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, डिफरेंट नेशन, तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी हमें इंटरनेशनल बिजनेस करना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा डिफरेंस इन लेबर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक और जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल रीज़न। कभी कभी क्या होता है कि जो प्रोडक्ट हम उसको जिसको अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कॉस्ट हमें ज़्यादा पड़ती है, तो हम क्या करते हैं उसको अपनी कंट्री में उसकी प्रोडक्शन ना करके उसको दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो हमारी कंट्री के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेस होता है। और लास्ट पॉइंट क्या है कि कोई भी एक ऐसी सिंगल कंट्री नहीं है जो कि मतलब इस पोजीशन में हो कि वो सारे प्रोडक्ट को, जितने भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, सबको लोअर कॉस्ट पे प्रोडक्शन उसकी कर सके, क्योंकि हर कंट्री हर गुड्स की प्रोडक्शन में परफेक्ट नहीं होती है। जैसे अगर हम जापान की बात करें तो जापान हमारा टेक्नोलॉजी के केस में परफेक्ट है, और उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो वो एग्रीकल्चर में सबसे फर्स्ट है। तो दैट मीन्स जो कंट्री जिस चीज़ में सुपीरियर है वो उसी चीज़ की प्रोडक्शन करती है, तो इस वजह से हमें इंटरनेशनल बिजनेस को करना होगा। होमवर्क, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस? एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड। Third is explain the problem of international business. We had already discussed in this lecture. What are the reasons of international business? This homework is totally based on lecture. Hope so this lecture is clear to everyone. Thank you.